सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1164 के बारे में। जो हमने पिछला चैप्टर देखा था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पिछले चैप्टर हमने गार्प, रॉजर, ज़बेक, बिग मॉम, काइडो, व्हाइट बियर्ड सबको मिलके ईमू के ऊपर अटैक करते हुए देखा था, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी डबल थ्रेड स्प्रेड में। और मैं कहूँगा जो ये चैप्टर है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस चैप्टर के में हम तुम कह सकते हो कि एक तरह से गॉड वैली का फिनाले देख रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर में तुम्हें थोड़ी अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेगी, थोड़े अच्छे रिवील्स भी हैं इस चैप्टर में, और बीच बीच में थोड़े से फाइट वाले भी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। लेकिन ऑब्वियसली चैप्टर से पहले मैं कवर पेज के बारे में बात कर लेता हूँ। सो इस कवर पेज में हम ये जो है रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परोना एक्चुअली में चेज कर रही है एक रैबिट को जिसके पास एक पॉकेट वॉच है। लेकिन अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर का नाम है डेवीज ब्लड। सो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमने पिछला चैप्टर का एंड देखा था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू ने रॉक्स को स्टैब किया हुआ है, और उसके बाद हम देखते हैं ईमू रॉक्स पे डोमे रिवर्स यूज कर देता है। और जो नेक्स्ट पैनल पे हम देख रहे हैं कि बाकी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि जो भी अटैक्स इन लोगों ने यहाँ पे किए उससे इसे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। और उसके बाद हम ईमू और रॉक्स के बीच में एक और कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स कहता है कि ईमू को ह्यूमंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसके बाद रॉक्स ईमू को पूछता है कि जो डीवी जोन्स था वो ईमू से पहले जो भी मतलब ईमू से पहले जो रूलर था वर्ल्ड का उसका नाम था। तो यहाँ पे रॉक्स को ये लगता है कि जो ईमू से पहले इस वर्ल्ड का रूलर था वो डेवी जोन्स था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू यहाँ पे सीधा मना कर देता है, और ईमू यहाँ पे कहता है कि डेवी जोन्स कभी इस दुनिया का रूलर था ही नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईमू ये कहता है कि रॉक्स का कोई जगह नहीं है, जो फेट है जो डेवी जोन्स और ईमू को बाइंड करता है उसमें। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली कहूँ तो यहाँ पे ईमू ये कह रहा है कि जो एक फेट है जो बाइंड करता है ईमू को डेवी जोन्स के साथ, रॉक्स उस जगह पे नहीं रहा है, तो रॉक्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और उसके बाद हम रॉक्स को देखते हैं जो कि एक तरह से टॉन्ट करते हुए ईमू को कहता है कि तो इसीलिए ईमू को डरा हुआ नहीं होना चाहिए डेवी जोन्स से। और उसके बाद रॉक्स कहता है कि ईमू बहुत ही टाइम से डरा हुआ है कि कोई आएगा और जो कि डेवी जोन के विल को इनहेरिट करेगा। अगर कोई आता है और डेवी जोन्स को विल को इनहेरिट कर लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा ईमू के लिए। और यहाँ पे वर्ल्ड मतलब इस चैप्टर का सबसे बड़ा रिवील होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं रॉक्स ईमू को पूछता है कि ईमू किससे सबसे ज़्यादा डरता है, डेवी जोन से या फिर जॉय बॉय से। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक टाइप का था। उसके बाद हम ईमू को देखते हैं जो कि कहता है कि रॉक्स की वो फालतू बातें और नहीं सुनने वाला। और उसके बाद ईमू कहता है कि उसे एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सोल्जर मिल चुका है, और वो कुछ जायंट्स का जो किंगडम है उसके बारे में कहता है। और यहाँ पे रॉक्स गुस्सा हो जाता है, रॉक्स उसे हेरल्ड से दूर रहने को कहता है और कहता है कि हेरल्ड को बस पीस चाहिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ईमू पूरी तरह से रॉक्स को डीमन में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईमू रॉक्स को कहता है कि जो भी सारे डेवी क्लैन मेंबर्स हैं इस आइलैंड पे सबको मार देने के लिए, और डेवी ड्रीम को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे रॉक्स सबको मारने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने किड और अपने वाइफ को भी मारेगा यहाँ पे। और यहीं पे हम देखते हैं कि रॉक्स पूरी तरह से एक डीमन में भी कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमने जो सीन देखा जहाँ पे हमने देखा रॉक्स ईमू को पूछता है कि वो सबसे ज़्यादा किससे डरता है, डेवी जोन्स से या फिर जॉय बॉय से। ये मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ को प्रूव कर देता है कि डेवी जोन्स और जॉय बॉय एक्चुअली में डिफरेंट पीपल है। तो मेरा जो थ्योरी था रॉक्स और डेवी जोन्स और जॉय बॉय एक्चुअली में सेम पर्सन है, वो मोस्ट प्रोबेबली अभी अनट्रू होने वाला है। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो अभी वो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो हमने सुना है उससे मैं एक चीज़ तो पक्का कह सकता हूँ कि ये जो तीन लोग थे इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर था, क्योंकि ऑब्वियसली हम रॉक से सुन चुके हैं कि डेवी जोन्स एक्चुअली में एक लेजेंडरी पायरेट था, और हम कह सकते हैं कि जॉय बॉय भी सिमिलरली कुछ होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि इन तीनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप था, और मे बी ईमू ने इन लोगों को बिट्रे कर दिया होगा। और ऐसा हो सकता है मे बी ये तीन लोग मे बी राइवल टाइप्स के थे। और यहाँ पे एक और बात भी हुई थी कि जो विल इनहेरिट करना था डेवी जोन्स का, और मोस्ट प्रोबेबली यही इंडिकेट किया जा रहा है इस चैप्टर में कि वो जो विल इनहेरिट किया है वो ब्लैक बियर्ड नहीं किया है। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक छोटा सा वीडियो तो बनाऊंगा ही इस पर। लेकिन अभी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ईमू रॉक्स को एक्चुअली में छोड़ देता है, और रॉक्स एक्चुअली नीचे गिर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बिग मॉम, काइडो, व्हाइट बियर्ड तीन लोग ही रॉक्स के लिए कंसर्न्ड है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रॉक्स को क्या हुआ है। उसके बाद हम ईमू को देखते हैं जो कि रॉक्स को कहता है सारे के सारे लोगों को गॉड वैली में मार देने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं बिग मॉम को जो कि एक्चुअली में रॉक्स के सामने खड़े होके वो कह रही है कि रॉक्स एक्चुअली ज़्यादा बड़ा हो गया है पहले से,
और उसके बाद हम इमू को देखते हैं जो कि रॉक्स को सारे के सारे डेवी क्लैन को भी मारने को कहता है। और उसके बाद हम रॉक्स को देखते हैं जो कि एक्चुअली में बिग मॉम को अपने सामने से हटने के लिए कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि काइडो भी यहाँ पे आता है और रॉक्स को पूछता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन हम तभी देखते हैं कि रॉक्स एक्चुअली में जंप करता है और काइडो पे एक अटैक करता है और एक अटैक में ही काइडो को डिफीट कर देता है रॉक्स यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि बिग मॉम भी एक्चुअली में रॉक्स पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सेम चीज़ होता है और एक ही अटैक में बिग मॉम को भी रॉक्स डिफीट कर देता है। और उसके बाद हम व्हाइट बियर्ड और रॉक्स को भी आमने सामने देखते हैं और तब हम देखते हैं कि रॉक्स को एक्चुअली में व्हाइट बियर्ड पूछता है कि क्या हम लोग तुम्हारे रास्ते में हैं। तो यह व्हाइट बियर्ड यहाँ पे थोड़ा सा तो समझ चुका है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्स और व्हाइट बियर्ड क्लैश करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड जो अपना नागानाटा है उसको छोड़ देता है और उसके पावर्स को यूज करता है रॉक्स के स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी 2 माउंटेन्स थे गॉड वैली में, उनमें से एक माउंटेन पूरी तरह से टूट चुका है इस क्लैश की वजह से और गिर रहा है गॉड वैली पे, और मोस्ट प्रोबेबली व्हाइट बियर्ड के अपने पावर्स को यूज़ करने की वजह से भी। उसके बाद हम देखते हैं कि सब यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे के सारे शिप्स भी यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और यहाँ से मरीन्स के साथ एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हम रेली को भी देखते हैं जो कि एक्चुअली में यहाँ पे शैकी को कैरी कर रहा है और सबको कह रहा है कि उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी। और उसके बाद हम देखते हैं मंकी डी ड्रैगन को, और यहाँ पे हम ड्रैगन को देखते हैं जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन को नहीं पता कि शैंक्स बच गया है, तो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटेड है, वो मतलब वो पूरी तरह से ब्रोकन हो चुका है। यहाँ पे ड्रैगन एक्चुअली में रिग्रेट कर रहा है कि अभी जितना भी उसने किया उस सब के बाद भी वो एक सिंगल लिटिल चाइल्ड को भी नहीं बचा पाया। और ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रैगन को तो ये नहीं पता ना कि शैंक्स बच जाने वाला है यहाँ से। और यहाँ पे जो तुम रिएक्शन देख रहे हो ड्रैगन को, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जो हमने रिएक्शन देखा था लूफी का साबाओडी के बाद, जब हमने देखा था कि उसके फ्रेंड्स को कुमा ने वैनिश कर दिया था। ये भी पूरी तरह से एग्जैक्टली सेम है। और इसमें तुम ये भी कह सकते हो क्योंकि ड्रैगन इस टाइम पे 17 साल का है और जब लूफी के साथ वो हुआ था वो भी 17 साल का था, तो दोनों फादर और सन ने 17 साल की एज में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। और मेरे हिसाब से ये एक रास्ता है ओडा के लिए ताकि वो ड्रैगन और लूफी को एक साथ कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि अभी तक हमने जितना ड्रैगन को देखा है, ड्रैगन एक टाइप ऑफ आउटकास्ट है मंकी फैमिली में। लेकिन इससे तुम एक चीज़ देख सकते हो कि ड्रैगन और लूफी उतने ज़्यादा भी अलग नहीं है और बहुत जगह से सिमिलर भी हैं। और उसके अगले पैनल में हम कुमा, जिनी और इवानकॉफ को देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इवानकॉफ और जिनी एक्चुअली में कुमा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसके पावर्स और ज़्यादा यूज़ करने के लोगों को बचाने में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कुमा अभी भी जितने भी लोग यहाँ पे आइलैंड में बचे हुए हैं सबकी हेल्प करना चाहता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुमा ने एक्चुअली में किसी को देखा, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि वो बंदा कौन था। उसके बाद हम इस पैनल से कट कर जाते हैं और हमें कैप्टन जॉन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट है गांजोई के अटैक की वजह से। और यहाँ पे हम गांजोई को देखते हैं जो भी एक्चुअली में पड़ा हुआ है डिफीटेड, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले चैप्टर में देखना था कि वो शिकी को अटैक करने वाला था, लेकिन ऑब्वियसली शिकी ने उसे डिफीट कर दिया हुआ यहाँ पे। उसके बाद हम शिकी को देख रहे हैं जो कि एक्चुअली में एक चेस्ट लेके यहाँ से भाग रहा है, आइलैंड को एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गांजोई यहाँ पे कहता है कि शिकी कभी भी इस आइलैंड को जिंदा एस्केप नहीं कर पाएगा। और इसके बाद हम एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी पैनल देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि इजॉक्स जो कि डीमन बन चुका है डोमेरिवर्सी के बाद, वो अपनी वाइफ एरिस और अपने बच्चे टीच के पास यहाँ पे पहुँच चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे हम एरिस को देखते हैं जो कि रॉक्स को पूछती है कि क्या वो हार गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एरिस खुद को ही ब्लेम कर रही है जो सब वो देख रही है यहाँ पे हो रहा है उसके लिए। और यहाँ पे वो कहती है कि वो सब इन लोगों का फॉल्ट था कि उसे वहाँ पे जाके सबसे फाइट करना पड़ा ताकि वो इन्हें सेव कर पाए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एरिस अपने बच्चे टीच को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छे से हग कर लेती है और यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है और उसे यहाँ पे जंप करके स्विम करके ही यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा। और वो कहती है कि यहाँ पे वो डेवी क्लैन को पूरी तरह से ख़त्म होने नहीं देगी, वो यहाँ पे कहते हैं कि वो किसी भी तरह सर्वाइव करेगी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे पहुँचती है वहाँ पे बहुत सारे मरीन शिप्स एक्चुअली में उसे स्पॉट कर लेते हैं और कहते हैं कि कोई एस्केप करने वाला है आइलैंड को। और उसके बाद वो एरिस पे अटैक कर देते हैं कैनन से। और हम देखते हैं कि एरिस और टीच के पीछे भी रॉक्स एक्चुअली में अटैक करने वाला है उन्हें। लेकिन इसी मोमेंट में हम देखते हैं कि कुमा यहाँ पे कॉट अप कर लेता है रॉक्स और एरिस के साथ और यहाँ पे वो एरिस को एक्चुअली अपने पावर्स को यूज़ करके यहाँ से गायब कर देता है। तो यहाँ पे एक टीच और उसकी मदर तो बच गई, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्वियसली इसकी वजह से ईमू का प्लान तो फेल हो चुका है, लेकिन रॉक्स अभी भी अटैक करने वाला है कुमा के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कुमा अपने ऊपर भी अपने पावर्स को यूज़ करता है और यहाँ से गायब हो जाता है। और उसके बाद हम ईमू को देखते हैं जिसे मोस्ट प्रोबेबली पता चल चुका है कि उसका प्लान फेल हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी शायद उसे पता अभी तक ना भी चला हो कि उसका प्लान फेल हो चुका है।
लेकिन उसके बाद हम ईमू को देखते हैं जो कि एक्चुअली में रॉक्स को ऑर्डर करता है सारे के सारे लोगों को इस आइलैंड से डिसअपीयर कर देने के लिए या फिर सबको ही मार देने के लिए। और यहाँ पे रॉक्स ईमू के ऑर्डर्स फॉलो करने वाला है। और उसके अगले पैनल में हम गार्प को देखते हैं जो कि मरीन्स में से किसी के साथ तो बात कर रहा है और यहाँ पे वो उन लोगों को यहाँ से निकल जाने को कह रहा है। गार्प सारे मरीन्स को यहाँ से एस्केप करने के ऊपर कह रहा है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में रॉजर पैट्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे रॉजर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन उसके बाद रॉजर उन लोगों को कहता है कि मुझे बताना जब सब लोग एक्चुअली में शिप पे आ चुके हों। और उसके बाद हम रॉक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे गॉड वैली में सबके ऊपर ही अटैक कर रहा है, सबको ही मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे सब लोग ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि रॉक्स वैसा क्यों दिख रहा है, रॉक्स ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं कि गार्प और रॉजर दोनों मिलकर ही रॉक्स के चिल्लाते हैं और रॉक्स को कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ फाइट करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्स वहाँ पे आ भी जाता है। और यहाँ पे हम एक छोटा सा रिएक्शन देखते हैं ईमू का डीवी कहते हुए, लेकिन मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया कि ये क्या मीन करता है। और उसके बाद हम देखते हैं रॉक्स को सामने खड़े हुए गार्प और रॉजर के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉजर रॉक्स को कहता है कि वो यहाँ पे उसके क्रू को मारने नहीं देगा रॉक्स को। और यहाँ पे गार्प भी पूछता है कि रॉक्स को यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन नेक्स्ट मैन में कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होता है, कम से कम मुझे ये तो स्ट्रेंज नहीं लगा। मुझे अजीब क्यों लगता है क्योंकि यहाँ पे हम रॉक्स को बात करते हुए देखते हैं और मोस्टली वो अपने अंदर ही बात कर रहे हैं। मतलब रॉक्स यहाँ पे इस फॉर्म में बात नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबली रॉक्स यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है रॉजर उसे मोस्ट प्रोबेबली सुन सकता है, इसलिए वो अपने कान भी बंद कर लेता है। और जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगा था कि ये वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स होगा, क्योंकि हमें पता है कि रॉजर के पास वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स थी। लेकिन हम यहाँ पे गार्प का भी रिएक्शन देखते हैं तो मुझे नहीं पता कि गार्प के पास भी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स थी कि नहीं लूफी की तरह। लेकिन अगर यहाँ पे गार्प इस चीज़ को सुन नहीं सकता है कि रॉक्स यहाँ पे क्या कह रहा है, तो मुझे यहाँ पे गार्प का रिएक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और यहाँ पे गार्प और रॉजर क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे रॉक्स का एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है। उसके बाद हमें रॉक्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रो रहा है। और मोस्टली मुझे यहाँ पे लगता है कि जो भी रॉजर यहाँ पे सुन पा रहा है और एक्चुअली में रॉक्स सोच रहा है। और यहाँ पे मुझे नहीं पता कि गार्प सुन पा रहा है कि लेकिन नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स को देख रहे हैं रॉजर और गार्प, जो कि रॉक्स यहाँ पे रो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स यहाँ पे दोनों लोग कहता है कि मुझे मार दो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो उसके बाद रॉक्स एक्चुअली में अटैक करना शुरू कर देता है या फिर अटैक करने वाला होता है गार्प और रॉजर पे। और वो लोग भी रेडी हो जाते हैं उसे काउंटर करने के लिए। लेकिन यहीं पे ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। और सबसे पहले तो जो अभी हमने देखा गार्प, रॉजर और रॉक्स के बीच में फाइनल सीन में, वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मे बी ऐसा ही पॉसिबल है कि जैसा मुझे लगता है कि गार्प और रॉजर के पास यहाँ पे मे बी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स है कि नहीं। मुझे यहाँ पे अभी ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है कि मे बी यहाँ पे एक्चुअली ज़बेक के पास वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स हो। और हाँ, वो भी मुझे अभी पॉसिबल लगता है जो मैंने चैप्टर पढ़ते हुए सोचा नहीं, पता नहीं क्यों। और उससे ये चीज़ तो ज़रूर एक्सप्लेन होगा कि यहाँ पे रॉजर कैसे सुन पा रहा है यहाँ पे रॉक्स को, क्योंकि हमने देखा हुआ है मोमोनोस्के और लूफी और जोनेसिया के साथ कि कैसे वो लोग एक दूसरे को सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे फिर भी गार्प का नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें अभी तक गार्प के बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं गया कि उसके पास वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स थी कि नहीं। तो मे बी इसके बारे में हमें फ्यूचर में कुछ बताया जाए। लेकिन ये अगर मैं चैप्टर के बारे में बोलूँ और अगर यहाँ पे तुम मुझसे पूछोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर था। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रिवील्स हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी आने वाले हैं जो नया किंग ऑफ द वर्ल्ड है उसके बारे में। और मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एंड होने वाला है इस गॉड वैली फ्लैशबैक का। और उसके बाद हम देखेंगे उसी चैप्टर में रॉक्स का भी डेथ, या फिर तुम अभी उसे अपने असली नाम से बुला सकते हो जो कि है डीवी ज़बेक। लेकिन यहाँ पे मैं अभी तक गार्लिंग को या फिर किसी भी होली नाइट को नहीं देख रहा हूँ। इस चैप्टर में हमने कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भी देखा, लेकिन अभी तक हमें होली नाइट्स नहीं दिखाए गए वापस। और मुझे यहाँ पे अभी पता नहीं कि गार्लिंग ने वो स्कार्स जो है व्हाइट बियर्ड को कब दिए थे उसने। और मे बी ऐसा पॉसिबल है कि वो एक्चुअली में गॉड वाले इंसिडेंट में ना हुआ हो। और जो मुझे यहाँ पे लगता है हुआ होगा, मे बी यहाँ पे गार्लिंग यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा होगा। और जब यहाँ पे वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा होगा वो व्हाइट बियर्ड के सामने आ जाएगा। और क्योंकि इतने सारे फाइट्स के बाद व्हाइट बियर्ड बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होगा, मे बी यहाँ पे थोड़ा सा स्कार्स दे पाएगा यहाँ पे गार्लिंग व्हाइट बियर्ड को। क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा कि व्हाइट बियर्ड ने रॉक्स के साथ फाइट किया, लेकिन उसके बाद हमने नहीं देखा कि रॉक्स उसके बाद व्हाइट बियर्ड के साथ क्या हुआ। और ऐसा हो सकता है कि मे बी उस पॉइंट के बाद यहाँ पे व्हाइट बियर्ड बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया होगा और इसीलिए गार्लिंग वो स्कार्स दे पाया व्हाइट बियर्ड को।
और मुझे सच में लगता है कि मे बी नेक्स्ट चैप्टर में हम होली नाइट्स को कुछ करते हुए देखेंगे। और ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ देखना कि होली नाइट्स एक्चुअल में क्या कर सकते हैं। और मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग कुछ तो करें इस चैप्टर में। लेकिन ऑब्वियसली नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली एंड होने वाला है गॉड वैली फ्लैशबैक का, लेकिन इस फ्लैशबैक का नहीं, क्योंकि अभी हमें ये देखना बाकी है कि किंग हेरल्ड को कैसे मारा गया था। और इस फ्लैशबैक को ख़त्म करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम जाके देखने वाले हैं कि इमो सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स और जायंट्स को डिफीट कर चुका है। मे बी इस बीच में लोकी बस ये स्टोरी सुना ही रहा है सारे लोगों को। बट इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कीप थियोराइजिंग।